एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको जानकारी है ही कि इसरो वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कभी कभी रिक्रूटमेंट्स अपने निकालती है, और उसी सिलसिले में मैं आज आपको एक वीडियो बना करके दे रहा हूँ। इस वीडियो में लाइफ साइंस या बायोलॉजी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, वैसे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और आपको इसरो में काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। जी हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन कैसा होगा, उस सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर, जिसको एससी बोला जा रहा है, मेडिकल ऑफिसर एससी, नर्स बी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो इन लोगों की जॉब्स निकली हुई हैं इन पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँ जिसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसरो ISRO एडवर्टीज़मेंट नंबर NRSC RMT12024। तो ये NRSC क्या है? इसरो का ही एक पार्ट है, एक प्राइमरी सेंटर है जिसको NRSC बोला जाता है। फुल फॉर्म की बात करूँ तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये उसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे कुछ जॉब्स निकली हुई हैं और बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत अच्छी सैलरी इन जॉब्स की हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए तो साइंटिस्ट इंजीनियर SC, तो ये पोस्ट कोड जो है वो 6 है और यहाँ पे जो पोस्ट का जो नंबर है वो 2 है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी के बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आप इसको देखें तो, क्योंकि रिमोट सेंसिंग वगैरह मांग रहा है और BSc एग्रीकल्चर मांग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, पोजीशन नंबर 2 है, ये साइंटिस्ट या इंजीनियर SC की ही पोजीशन है। पोस्ट कोड यहाँ पे 07 है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी है। ठीक, अब जिन लोगों का अगर स्पेशलाइजेशन आपका एग्रीकल्चर है तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स के पास MSc इन बॉटनी है या फॉरेस्ट्री या इक्विवेलेंट है और BSc इन बॉटनी फॉरेस्ट्री या इकोलॉजी रहा हुआ होगा, मतलब मास्टर्स की पोजीशन है बेसिकली, लेकिन BSc बॉटनी फॉरेस्ट्री इकोलॉजी में से होना चाहिए और MSc बॉटनी या फॉरेस्ट्री या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इस तरीके की 4 पोजीशंस यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अभी क्या सैलरी वगैरह है उन सब के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स की है, ये जियोलॉजी की है, जियो फिज़िक्स की है, ये सॉइल साइंस की है। अब आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉइल साइंस वगैरह की पढ़ाई किए हुए हैं, उनके लिए 4 जो है ये आपका बेसिकली पोजीशंस हैं। कोर्स जो या जो आपका कोड है, जो पोजीशन का कोड है वो 12 है। यहाँ पे MSc इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद BSc इन एग्रीकल्चर। नीचे आ जाइए तो अर्बन स्टडीज़, वाटर रिसोर्सेज वगैरह की ये पोजीशन है। इसके अलावा फिर से वाटर रिसोर्सेज, फिर से यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है। इसके अलावा इसके बाद फिर यहाँ पे MBBS वगैरह की पोजीशंस हैं, नर्स की पोजीशन है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोजीशन है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि वो जो पोस्ट कोड जो वहाँ पे था वो 07 था। तो साइंटिस्ट इंजीनियर SC, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कोर्स कोड 7 के हिसाब से MSc या MSc टेक होना चाहिए विद एन एग्रीगेट मिनिमम 65%। जो CGPA अगर आपका परसेंटेज में है तो 65, CGPA है तो 6.84 10 पॉइंट स्केल के ऊपर, और BSc भी आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए। CGPA की बात करूँ तो 6.5 होना चाहिए। ठीक, तो यही एक पोजीशन है जो मुझे लगता है कि आपके लिए है। और अगर मैं बात करता हूँ तो जो कोर्स कोड जो 7 यहाँ पे दिया हुआ है उसकी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दी हुई है और क्या क्या नेचर ऑफ़ द जॉब क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे करना होगा, ये यहाँ डिटेल्स दी हुई है। फिर अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो ये बेसिकली इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी उनको कहाँ कहाँ मिलेगी या पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो NRSC अर्थ स्टेशन शादनगर कैंपस, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट, और एट NRSC
बालानगर हैदराबाद और रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नागपुर, या फिर न्यू दिल्ली में लग सकती है, या फिर कोलकाता, जोधपुर, बेंगलुरु, इन सब जगह पे हो सकती है। डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट कहाँ पे कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 6 पोजीशन से 16th पोजीशन तक जो सैलरी मिलेगी वो आपकी 56,100 से 1,77,107 जो आपका CPC है उसके बेसिस पे मिलेगी। तो अगर हम टोटल मिला करके बात करें तो 81,906 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब अच्छी खासी सैलरी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 28 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है। इसके अलावा अगर हम बोलें कि यहाँ पे जो फॉर्म का जो कॉस्ट कितना है, तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 250 रुपीज़ आपको देनी होगी, लेकिन शुरुआत में आपको 750 देना होगा, बट बाद में वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और जनरली ऐसी चीज़ देखी नहीं जाती, बट यहाँ पे कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो इनिशियली सभी कैंडिडेट्स को 750 रुपये देना पड़ेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को जो रिटन टेस्ट में अपीयर करते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द रिटर्न टेस्ट। जो रिटर्न टेस्ट में अपीयर करेंगे उनको उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब रिफ़ंड कितना किया जाएगा अगर हम लोग देखें, 750 रुपये पूरा का पूरा रिफ़ंड कर दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को या वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन को। और अगर हम बात करें तो सभी बाकी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उनके 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि 250 रुपये केवल यहाँ पे फ़ीस लगेगी। अब आपको ये फ़ीस किस तरीके से देनी है, तो ये पेमेंट मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद आप अपना डाउनलोड अपना जो भी पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन वगैरह है वो आप ज़रूर डाउनलोड कर दें आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किन किन चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका, सिग्नेचर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि जो पोस्ट कोड 6 से लेकर के 16 यानी कि जो हमारा 7 नंबर है वो भी यहीं पे आ रहा है। यहाँ पे रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, दो तरीके से, दो मोड्स के बाद यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल बताया जाएगा। अगर हम लोग दोनों मोड्स के बारे में बात करें तो देखते हैं कि जो अगर हम क्या पेपर का टेम्पलेट कैसा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि MSc बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है, क्योंकि हमारा जो 7 नंबर का है आपको पता है कि MSc एंड MSc टेक बेस पे है। तो अगर MTech बेस्ड रिक्वायरमेंट आप लेके चल रहे हो तो बेसिकली MTech तो है नहीं, MSc बेस्ड रिक्वायरमेंट है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, और ये पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। तो पार्ट ए में 90 मिनट्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। हर सही क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर होगा बेसिकली, और गलत के लिए आपका 0.33 माइनस कर दिया जाएगा। MCQ टाइप का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 होंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके बाद ये तो 90 मिनट्स का हो गया, और इसके बाद पार्ट बी जो है वो 30 मिनट्स का है। यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 मार्क्स हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQ बेस पे होगा ये। और इसको अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स 1 से ज़्यादा होंगे, इस तरीके की कुछ बात है। पार्ट सी की बात करूँ तो ये जो MSc रिक्रूटमेंट बेसिस पे है उस पे ये लागू नहीं होता। तो आप देख सकते हैं 80 + 20 मार्क्स कुल मिलाकर के 100 नंबर तो यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये हो गया। ये कोर्स पोस्ट कोड नंबर 19 के लिए है, तो ये आपके लिए नहीं करेगा। अब देखिए कि अगर हम बात करें कि जनरल स्टैंडर्ड क्या रखा जा रहा है, पास क्राइटेरिया, MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट में 50% आपका पार्ट ए पार्ट बी में होना चाहिए, इंटरव्यू में भी आपका 50% होना चाहिए। ठीक, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब अगर 60% से ऊपर अगर आप दोनों कुल मिला करके आपका है तो आप सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट है तो 50% मार्क्स आपके पार्ट ए पार्ट बी में होने चाहिए, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में 50%, एग्रीगेट दोनों मिलाकर के 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको पास समझा जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं।
ये बेसिकली रिलैक्स स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो अगर रिजर्वेशन के थ्रू आप आ रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। ओके, तो यस, अब स्किल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्किल टेस्ट यानी कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरव्यू वगैरह जो होगा, इट विल बी प्योरली ऑन गो नो गो बेसिस। गो नो गो बेसिस का मतलब क्या हो गया, उस सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है वो टोटल विल बी इवेल्युएटेड ऑन 100 पॉइंट स्किल, 100 नंबर के बेसिस पे होगा और 60% आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगी वो पार्ट ए और पार्ट बी के बेसिस पे, यानी कि जो आपका टेस्ट हुआ है, रिटन टेस्ट जो हुआ है सॉरी, उसके बेसिस पे ही होगा, ठीक है। द रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट कहाँ पे रिटन टेस्ट होगा उसके बारे में बताएं तो ये इतनी जगह पे होगा, इतने यहाँ पे स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे देखिए ना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे पार्ट सी में, ये बताना मैं मिस कर गया था। तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का है, और यहाँ पे अगर जो भी स्टूडेंट्स एमटेक बेसिस पे आ रहे हैं उनके लिए ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पार्ट सी से पूछा जाएगा। हालांकि एमएससी के लिए ये मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये सारी डिटेल्स हो गई, यहाँ पे ये आपका सेंटर पड़ेगा यहाँ पे। और अगर मैं बेसिकली लास्ट डेट की बात करूँ तो देखिए, इसका जो फॉर्म का भरने का जो शुरुआत हुई है वो 22/1/2024 को हुई है, यानी कि 22 जनवरी को, और इसकी एंड जो डेट है वो 12 फरवरी है, ठीक है। तो आप इसको, टाइम है अभी आपके पास, आप इसको आराम से देख करके भर सकते हैं। सारी चीज़ों को ठीक से पढ़ने के बाद ही भरिएगा। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि शुरुआती दौर में ये पोजीशंस टेम्प्रेरी बताई जा रही हैं, बट ये कंटिन्यू होने की इनकी पूरी संभावना है, ठीक। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पक्के तौर पे आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। जो स्टूडेंट्स फॉरेन से, यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेकर के आए हैं या सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं, उनको अपनी इक्विवेलेंसी का श्योरिटी रहनी चाहिए कि भाई उनकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, जो इंडिया में जो क्राइटेरिया दिया जा रहा है उसका, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। यस, तो मोर और लेस मैंने सारी अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी सारी चीज़ें जो जनरल एग्जामिनेशन में होती हैं वो ही हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि 22 जनवरी से शुरू हुआ रहा है और 12 फरवरी को ख़त्म होगा। अब वापस आते हैं, ज़रा इसको अप्लाई कैसे करना है आप देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब आपको यहाँ पे न्यू यूज़र पे साइन अप पे क्लिक करना है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।